टोयोटा, होंडा, सुजुकी, माज़दा, मित्सुबिशी, निशान, सुबारू, ये कुछ ऐसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो किसी न किसी कारण से दुनिया में ऑल टाइम फेवरेट्स की लिस्ट में रहते ही हैं। अब चाहे वो लिस्ट बेस्ट सेलिंग कार्स की हो, मोस्ट रिलायबल कार्स की हो, बेस्ट स्पोर्ट्स कार की हो या कुछ और। दोस्तों, ये जो 7 कार कंपनियों का नाम मैंने आपको बताया, उसमें कॉमन क्या है ज़रा सोचिए। दरअसल ये सातों ऑटो जायंट्स एक ही देश से बिलोंग करते हैं और उस देश का नाम है जापान। एक ऐसा देश जो अपने प्यारे भारत से साइज में 8 गुना छोटा है, लेकिन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में चाइना और यूएसए के बाद तीसरे नंबर पे आता है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टिंग कंट्री। उसने ये सब कुछ कैसे अचीव किया? दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया गया हो, वो आज अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के दम पे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दोस्तों, इस सक्सेस का सीक्रेट क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं आइडियल टेक। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं, यानी जापानीज़ कार्स की रिलायबिलिटी के बारे में। तो जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी कंट्री को सक्सेसफुल और डेवलप्ड वहाँ की इंडस्ट्रीज़ और वहाँ के लोग ही बनाते हैं। आज जापान जिस पोजीशन में है उसमें मेजर रोल वहाँ की इंडस्ट्रीज़ का है और इसमें भी जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है वहाँ का ऑटोमोबाइल सेक्टर। जापान की टोटल जीडीपी का 27.5% केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है और उसका भी 89% केवल और केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है। तो फिर मोटी मोटी बात यह है कि आखिर जापान के ऑटोमोबाइल कंपनियों में ऐसा क्या खास है कि वो इतनी सक्सेसफुल हैं। अगर आप कोई जापानीज़ ब्रांड की कार ओन करते हैं या कभी की होगी तो आप इस सक्सेस का कारण शायद गेस कर चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, उनके सक्सेस का कारण है उनकी रिलायबिलिटी और लॉन्जिविटी। और इन सब मैन्युफैक्चरर्स में भी जो नाम सबसे पहले आता है वो है टोयोटा। आपने अक्सर न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा होगा कि कैसे टोयोटा की कार्स और एसयूवीज़ कई लाख किलोमीटर चल चुकी हैं और फिर भी वेल मेंटेन्ड हैं और अभी भी चली जा रही हैं। इसके अलावा अगर दुनिया भर में होने वाले कंज्यूमर सर्वेज की और उनकी रिपोर्ट्स को देखें तो पाएंगे कि रिलायबिलिटी के मामले में जापानीज़ कार्स ही हमेशा इस लिस्ट को डोमिनेट करती हैं। जैसे आपने जेडी पावर नाम की एक कंपनी के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये कंपनी दुनिया भर में कंज्यूमर सर्वे कंडक्ट कराती है और कार ओनर से उनकी कार्स की रिलायबिलिटी इशूज़ को पूछती है। ये ऐसे कंज्यूमर से ही डेटा कलेक्ट करते हैं जिनकी कार्स को कम से कम 3 साल या उससे अधिक हो चुका हो। अगर आप जेडी पावर की ईयरली रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो पता चलेगा हर साल होने वाले सर्वेज में और लगभग हर कैटेगरी में कोई ना कोई जापानीज़ कार ही टॉप लिस्ट में रहती है। दोस्तों, यहाँ मैं केवल थियोरेटिकल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप अपने आसपास भी नज़र उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन कंज्यूमर के बीच जापानीज़ कार की एक अलग ही पहचान बन चुकी है। जैसे जो लोग टोयोटा, सुजुकी या होंडा की कार्स एक बार ओन कर लेते हैं, उनका किसी दूसरे कार ब्रांड पे शिफ्ट करना बहुत ही रेयर होता है। टोयोटा की क्वालिटी को कोई कैसे भूल सकता है, जो आज भी इंडियन रोड्स पे दिख जाती है। और रिलायबिलिटी ऐसी कि स्टॉक इंजन पे भी ये कार 8 लाख किलोमीटर से भी अधिक कवर कर लेती है। तो आइए समझते हैं कि जापानीज़ कार्स के मोस्ट रिलायबल होने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, इस एनालिसिस में हमें जापानीज़ कार्स के सक्सेस के साथ ये भी समझने के मौका मिलेगा कि जापान का ओवरऑल वर्क कल्चर क्या है और वहाँ ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ कैसे इतनी सक्सेसफुल और ग्रो करती हैं। जापान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत होती है 20वीं सेंचुरी के साथ, जब वहाँ के कुछ लोकल इंजीनियर्स ने स्टीम से चलने वाली बस डेवलप की और आगे चलकर कई सारे अलग अलग कंपनीज आपस में मर्ज हो गईं और 1933 में निशान ग्रुप का रूप ले लिया। दूसरी तरफ साकेजी टोयोडा नाम के एक इंजीनियर ने 1924 में एक ऑटोमेटिक लूम डिज़ाइन की कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी सक्सेसफुल और फेमस हुआ। फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते ही उन्होंने 1933 के आसपास ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसी के साथ 1905 से 1930 तक माज़दा, दाइहात्सू और मित्सुबिशी जैसे कई और मेजर प्लेयर्स अपने इनिशियल फेज़ में डेवलप कर रहे थे। आप सब जानते हैं कि 1930s और 1940s में जापान पूरी तरह से एक वार फेज़ से गुजर रहा था। इसीलिए वहाँ के लगभग सभी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स गवर्नमेंट के अंडर मिलिट्री व्हीकल्स की असेंबली और मैन्युफैक्चर कर रहे थे। इस फैक्ट से
आप ये समझ सकते हैं कि आखिर जापानीज़ कार्स की रिलायबिलिटी का बेस क्या। दरअसल मिलिट्री व्हीकल्स को बनाने के लिए वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को क्वालिटी पे विशेष ध्यान रखना पड़ता था और उनके व्हीकल्स वार जोन में लंबे समय तक टिके रहें, उसके लिए उन गाड़ियों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट और रिलायबल बनाया जाता। अब जबकि जापान के मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स मिलिट्री व्हीकल्स बनाने में लगे हुए थे, उसी समय जापान की जो डोमेस्टिक कार मार्केट थी उसे अमेरिकन और जर्मन कार मेकर्स धीरे धीरे कैप्चर कर रहे। इन ऑटो मेकर्स में सबसे आगे थे फोर्ड और जनरल मोटर्स, जिन्होंने 1925 और 1927 में अपने प्लांट्स जापान में सेटअप किए थे। फॉरेन कंपनीज के सक्सेस का आलम यह था कि 1925 से 1936 तक अमेरिकन कंपनीज ने जापान की धरती पे 2,08,967 कार्स प्रोड्यूस कर दी, जबकि जापान की डोमेस्टिक कंपनीज इसी पीरियड में केवल 12,127 कार्स ही मैन्युफैक्चर कर पाईं। जापानीज़ कंपनी के इतने कम कार्स के बनाने के कारण ये भी था कि उस समय जापानीज़ कार कंपनीज पूरी तरह मैनुअली ही काम करती थी, जिसे हम क्राफ्ट प्रोडक्शन कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनीज हेनरी फोर्ड के मास प्रोडक्शन टेक्निक पे काम कर रही थी। फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स के सक्सेस को देखते हुए जापानीज़ गवर्नमेंट ने अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का फैसला किया और 1936 में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लॉ को पास कर दिया। इसके साथ 1939 में इंपीरियल जापानीज़ गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिटिकल और टैक्टिकल पॉलिसीज़ के चलते सभी फॉरेन कार मेकर्स को जापान में बैन कर दिया और अपनी मार्केट से एक्सपेल कर दिया। हालांकि 1940s में जापानीज़ कार मेकर्स पूरी तरह मिलिट्री व्हीकल्स बनाने में ही उलझे रहे और 1960s तक जापानीज़ डोमेस्टिक कार मार्केट बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाया। वॉर और इकोनॉमिक कोलैप्स के बीच ही जापान के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और इंजीनियर्स अपने अमेरिकन और जर्मन कंपटीटर से उनकी मास प्रोडक्शन टेक्निक सीखने में लगे थे। ऐसे ही एक शख्स थे इजी टोयोटा, जो कुछ समय के लिए मिशिगन यूएस स्थित फोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विजिट करने गए थे। कुछ ही समय में उन्होंने फोर्ड के कन्वेयर बेल्ट वाली असेंबली लाइन में हो रहे मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ लिया था और वो ये देखकर हैरान थे कि कैसे फोर्ड के उस प्लांट में रोजाना लगभग 8,000 नई गाड़ियां बन के तैयार हो जा रही हैं, जबकि वहीं टोयोटा अपने 15-16 साल के लंबे इतिहास में भी केवल 2,500 से कुछ अधिक ही गाड़ियां बना पाया था। हालांकि इजी टोयोटा ने यह भी नोटिस किया था कि फोर्ड बड़े लेवल पे कार्स तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन उन कार्स में क्वालिटी और रिलायबिलिटी के बहुत सारे इशूज़ हैं। इन इशूज़ का बड़ा कारण ये था कि असेंबली लाइन पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे उन्हें केवल उनके काम के लिए ही ट्रेनिंग दी गई थी और वो ये नहीं समझ सकते थे कि उनके आगे और पीछे प्रोडक्शन लाइन में हो रहे काम में क्या गलती हुई है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट को पकड़ने के लिए सीनियर लेवल के इंजीनियर्स ही अथोराइज थे और केवल वही पूरी प्रोडक्शन लाइन को रुकवा कर फॉल्ट सही कर सकते थे। जब इजी टोयोटा वापस जापान आए तो उन्होंने फोर्ड के मास प्रोडक्शन को टोयोटा में इम्प्लीमेंट करना चाहा, लेकिन वो मास प्रोडक्शन में होने वाली रिलायबिलिटी इशूज़ को एलिमिनेट करना चाहते थे। इसीलिए टोयोटा ने एक नए तरह का प्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप किया जो आगे चलकर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के नाम से फेमस हुआ। आज जापान में प्रोडक्शन कर रही हर कार कंपनी टोयोटा के इसी प्रोडक्शन सिस्टम से इंस्पायर लगती है। अब आपको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बताते हैं और साथ ही समझते हैं जापान में यूज़ होने वाले कुछ प्रोडक्शन कल्चर के बारे में जो वहाँ की हर मेजर इंडस्ट्री आज यूज़ करती है। दोस्तों, जापान में प्रोडक्शन क्वालिटी और इफ़िशियंसी को टॉप लेवल का रखने के लिए कुछ प्रोडक्शन कंसेप्ट यूज़ होते हैं, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, काइजन और जिडोका। ये सारे ही कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है। लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरर अपने सप्लायर, डीलर, इन्वेंट्री और कस्टमर्स सभी के साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करता है। इस टेक्निक में प्रोडक्शन हमेशा डिमांड ओरिएंटेड होता है और ओवर प्रोडक्शन कंपनीज अवॉइड करती हैं। ऐसा करने से कंपनी अपने बनाए प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से स्क्रूटनाइज कर पाती है और उसमें किसी भी डिफेक्ट को जल्दी से जल्दी पहचान के रेक्टिफाई कर पाती है। क्योंकि इस तरह के प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है और डिफेक्ट्स जल्दी पता चल जाते हैं तो वेस्टेज भी मिनिमम हो जाता है। टोयोटा के केस में अगर हम देखें तो उनके ज़्यादातर रॉ मटेरियल और कंपोनेंट सप्लायर आज उन्हीं के सब्सिडियरी बन चुके हैं
और यही कारण है कि टोयोटा अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी बेहतर मेंटेन कर पाता है। आइए अब आपको काइजन और जिडोका के बारे में समझाते हैं। दोस्तों, काइजन और जिडोका दोनों ही जापानीज टर्म्स हैं, जिसमें काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, वहीं जिडोका का शाब्दिक मतलब होता है ऑटोमेशन विद ह्यूमन इंटेलिजेंस। दोस्तों, वीडियो में पहले हमने बात की कैसे इजी टोयोटा फोर्ड के मास प्रोडक्शन सिस्टम से इम्प्रेस होकर उसे जापान की फैक्ट्रीज में भी यूज़ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उस सिस्टम की कमियां भी अच्छे तरह से पता थी कि कैसे किसी वर्कर, मशीन या डिज़ाइन के फॉल्ट को पहचानना और उसे सुधारना केवल सीनियर इंजीनियर्स के बस का ही था। और कई बार ऐसे फॉल्ट्स बिना डिटेक्ट हुए ही कार बन जाती थी, जो आगे चलकर दिक्कत देती थी। इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए जापानीज इंजीनियर्स ने अपने मास प्रोडक्शन सिस्टम में हर एक वर्कर को पूरे सिस्टम की ट्रेनिंग दी और उन्हें अधिकार दिया कि अगर उनके काम के अलावा भी प्रोडक्शन में कहीं कोई भी फॉल्ट उन्हें दिखे तो वो पूरे प्रोडक्शन को रोक सकें और उस फॉल्ट सुधारा जा सके। शुरू में प्रोडक्शन काफ़ी स्लो होता था क्योंकि बार बार असेंबली लाइन को रोकना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्शन के सारे डिफेक्ट्स ठीक हो गए और जापानीज कार्स रिलायबिलिटी के मामले में नंबर 1 बन गई। दोस्तों, अगर कार मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की बात करें तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोडक्शन पे काम करते हैं, लेकिन टोयोटा जैसे जापानीज जायंट्स आज भी रोबोट्स से अधिक इम्पोर्टेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को देते हैं। यही कारण है कि दुनिया में टोयोटा और होंडा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के मामले में टॉप 5 कार मेकर्स की लिस्ट में आते हैं। अब अगर हम अपने इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ भी आप पाएंगे कि जापानीज कार्स रिलायबिलिटी के मामले में टॉप पे रहती हैं, चाहे वो सुजुकी हो, टोयोटा हो या होंडा हो। दोस्तों, जापानीज प्रोडक्ट्स के टॉप रिलायबल होने में वहाँ के हिस्ट्री का एक अहम रोल है। जापान एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया की कुछ सबसे पुरानी कंपनियां आज भी काम करती हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर की वो कंपनियां जो 100 साल से पुरानी हैं, उनमें से 41.3% केवल जापान में है, जिनकी कुल संख्या 33,076 है। और इनके अलावा 1340 ऐसी कंपनियां हैं जो 200 साल या उससे भी पुरानी हैं, और ये पूरी दुनिया की 200 साल से पुरानी कंपनियों का 65% है। वैसे तो इन कंपनियों में अधिक संख्या जापानीज क्राफ्ट्स और दूसरे गुड्स बनाने वालों की है, लेकिन कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो पहले रेडियो, वीसीआर या एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स और दूसरे इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनाते थे। वो सब आज कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं और उनके लिए आईसी सर्किट्स और चिप्स जैसे दूसरे कार पार्ट्स बना रहे हैं। इतने लंबे समय से काम करते रहना ही इन कंपनीज को अपनी क्वालिटी को इतना बेहतर बनाने में मदद करता है। दूसरी तरफ अगर जापान के वर्क कल्चर की बात करें तो ये एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग अपने काम को लेकर ओवर ऑब्सेसिव होते हैं, और यहाँ के वर्क कल्चर की सबसे खास बात यह है कि जापान की कंपनियाँ कभी भी टेम्परोरी बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करती। वहाँ लोग जिस कंपनी में एक बार लग जाते हैं फिर वो लाइफ टाइम के लिए उस फर्म के एम्प्लॉय बन जाते हैं, जिससे सारे वर्कर्स एक तरह से उस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। इसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का नतीजा होता है वहाँ के वर्कर्स अपने कंपनी के प्रति फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी जापानीज़ कार्स के इतना रिलायबल होने की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या आप भी कोई जापानीज़ कार ओन करते हैं, और अगर ओन करते हैं तो वो कितना चल चुकी है, इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है चैनल आपको पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी बेहतरीन टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए। थैंक यू वेरी मच।